हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल टैप। तो इस सेशन में जो है वो हम केमिस्ट्री सेक्शन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे फॉर एचपीटीजीटी एग्जाम एंड आई होप दैट यू विल लाइक दिस सेशन। और आपने पिछली वीडियोस भी देख ली होंगी जिसमें मैंने केमिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो है वो करवाए हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इंपॉर्टेंट है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, Which of the following is not a characteristic of organic compounds? की जो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक जो है वो कौन सा नहीं है। मैंने किसी का कमेंट पढ़ा था कि उन्होंने कहा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लाए जाएं। सो आई विल ट्राई कि जितने भी हमारे ये सेशंस होंगे, जितने भी मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेके आऊंगी, मैं ट्राई करूंगी कि उसमें जो है वो मैं हर टॉपिक को कवर कर सकूं। तो चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें ए ऑप्शन है, दे यूजुअली हैव द लो मेल्टिंग पॉइंट, दे यूजुअली आर ओनली slightly soluble or insoluble in water. If water soluble, they seldom conduct an electric current. या फिर bonds which bind the atoms together are nearly always ionic. अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दैट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं है। तो अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं तो ये सही है पॉइंट कि दे यूजुअली हैव द लो मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि जब आप लोअर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लोअर मेंबर्स की बात करते हो तो वहां पे जो उनका मेल्टिंग पॉइंट है वो थोड़ा कम होता है। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। देन दे आर यूजुअली स्लाइटली सोल्यूबल और इनसोल्यूबल इन वाटर। देन इट इज ऑल्सो राइट कि कुछ ही कंपाउंड्स ऐसे हैं जो पानी में सोल्यूबल होते हैं, अदरवाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ही डिसॉल्व होना जो है वो पसंद करते हैं। नेक्स्ट, अगर वो पानी में सोल्यूबल है तो इलेक्ट्रिक करंट को शो करते हैं, दैट इज देयर कंडक्टिव इन नेचर। देन इट इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि पानी में जाने के बाद, घुलने के बाद they get dissociate into the ions and they conduct the electricity, but the last one is not correct because वो कह रहा है कि जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें आयनिक बॉन्ड्स होते हैं। then it is wrong, क्योंकि उनमें जो है वो कोवलेंट बॉन्डिंग जो है वो देखने को मिलती है, क्योंकि वो शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जो है वो फॉर्म होते हैं। शायद ऐसा ही क्वेश्चन हमने एक और किया है किसी सेशन में जहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा जो था क्या था, डिफरेंट था। So according to the question, the right answer is option D कि ये लाइन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं है, बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है दैट इज व्हाट कोवलेंट बॉन्डिंग देखी जाती है। क्लियर है? जो भी मैंने बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स वाले होते हैं और उनका बहुत ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होता है, इनसॉल्यूबल इन वाटर होते हैं। मेनली जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वहां पे आपको कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन तीन टाइप के एलिमेंट्स जो हैं वो मेन फॉर्म में देखने को मिलते हैं। और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो क्या होते हैं, कंबस्टिबल इन नेचर होते हैं, मतलब आग पकड़ने का काम करते हैं। एंड मोस्ट प्रॉपर्टीज ऑफ दीज कंपाउंड्स डिपेंड अपॉन द फंक्शनल ग्रुप, और इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड करती हैं कि गिवन कंपाउंड में आपके साथ किस टाइप का फंक्शनल ग्रुप जो है वो अटैच्ड है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, द एलिमेंट लीस्ट लाइकली टू बी फाउंड इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन में सबसे कम यूज जो है वो देखने को मिलता है। अगर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करूं तो मेन जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये जो है वो मेन देखने को मिलते हैं। इसके बाद हो सकता है कि कोई अदर एलिमेंट के साथ जो है वो बॉन्डिंग हो आपकी। बट अगर आपके पास मैं ऑप्शंस देखूं तो ऑक्सीजन जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से शो करता है, सल्फर भी, नाइट्रोजन भी, लेकिन सिलिकॉन जो है उसका हम इतना यूज नहीं करते हैं, बिकॉज सिलिकॉन इज व्हाट, इट इज अ टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर एंड इट इज ऑल्सो अ मेटलॉइड। सो ये इतनी अच्छी कोवलेंट बॉन्डिंग को शो नहीं करता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज कि सिलिकॉन का यूज जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन में सबसे कम देखने को मिलता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि इन प्रोपीन देयर आर, अब मैं अगर प्रोपीन की बात करूं तो प्रोप का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो है वो 3 कार्बन होंगे। इन का मतलब क्या है कि आपके पास जो है वो डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, दैट इज व्हाई इट इज प्रोपीन। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं देन इट इज द स्ट्रक्चर। अब वो पूछ रहा है क्वेश्चंस में कि कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड्स हैं। सो यू नो दैट कि जब सिंगल बॉन्ड होता है तब हम उसे क्या कहते हैं, दैट इज द सिग्मा बॉन्ड, एंड जब आपके पास डबल बॉन्ड होता है देन इट इज नोन एज द पाई बॉन्ड। क्लियर है? और जब आपके पास ट्रिपल बॉन्ड हो जाएंगे तो इसमें क्या होता है, दिस वन इज सिग्मा एंड दिस वन और दिस वन इज व्हाट, पाई बॉन्ड। तो वहां पे सिग्मा और पाई बॉन्ड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं प्रोपीन की बात करूं तो अगर सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करती हूँ तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5
6, 7, 8। तो यहाँ पे जो है वो 8 सिग्मा बॉन्ड्स जो है वो देखने को मिलेंगे। अगर आपको सिग्मा बॉन्ड्स निकल गए ना तो पाई बॉन्ड खुद ब खुद ही निकल जाएंगे। यहाँ पे क्या है, एक पाई बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए कि प्रोपीन में 8 सिग्मा बॉन्ड्स और 1 पाई बॉन्ड जो है वो देखने को मिलता है। एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट। प्रोपीन ही नहीं, हो सकता है कि कोई और कंपाउंड दिया गया हो और आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में वहां से क्वेश्चन पूछा गया। सो दिस वन इज इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस। प्रोपीन में सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। देयर आर 8 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट हियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which molecule has the greatest dipole moment? इनमें से किसका सबसे ज्यादा dipole moment देखने को मिलता है? Dipole moment is equals to mu into charge into displacement. It is a vector quantity and its units are d by। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, हम मानते हैं कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, डाइपोल मोमेंट होगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, थोड़ी सी चीजें जो है वो चेंज होती है, एक्सेप्शनल बिहेवियर आ जाता है ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो अमंग ऑल दीज ऑप्शंस द ग्रेटेस्ट डाइपोल मोमेंट इज ऑप्शन ए, दैट इज मिथाइल क्लोराइड। इसका डाइपोल मोमेंट जो होता है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अब इसका रीजन क्या है, देखो कि डाइपोल मोमेंट, ये तो मैंने आपको बता दिया, डिपेंड्स अपॉन द चार्ज एंड द डिस्टेंस, दैट इज द म्यू इज इक्वल्स टू क्यू इनटू डिस्प्लेसमेंट। एंड ये सारी की सारी जो आपकी डाइपोल मोमेंट है वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। और एज यू नो दैट कि फ्लोरीन क्या है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो एटम देखने को मिलता है। और अगर मैं दूसरी बात करूं तो इसमें क्या होगा, डाइपोल मोमेंट जो होगा वो इससे उल्टा जो है वो ट्रेंड में चलेगा। देयरफॉर डाइपोल मोमेंट ऑफ मिथाइल क्लोराइड इज ग्रेटर देन द methyl fluoride. Q, as the electron affinity of chlorine is greater than that of the fluorine due to the plus I effect and the electron affinity, क्लोरीन का जो डाइपोल मोमेंट है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। क्लियर है? सो रिमेंबर दिस ट्रेंड की सबसे ज्यादा क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन की जो है वो डाइपोल मोमेंट हमें देखने को मिली थी। और शायद इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो टीजीटी के एग्जाम में आ भी चुका है। मुझे अच्छे से याद नहीं है, शायद 2020 में है या किसी में, और सेम वहां पे यही क्वेश्चन था। और वहां पे जो है वो मिथाइल क्लोराइड का डाइपोल मोमेंट जो है वो सबसे ज्यादा देखा गया था। सो रिमेंबर दिस थिंग, क्यों है, दिस इज ड्यू टू द चार्ज एंड डिस्टेंस फैक्टर आर ऑपोजिट टू ईच अदर एंड इन दिस केस चार्ज फैक्टर डोमिनेट्स। क्यों? क्योंकि क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा देखने को मिलती है, प्लस आई इफेक्ट भी यहाँ पे डोमिनेट करता है। दैट इज व्हाई मिथाइल क्लोराइड हैज द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमोलिटिक फिजन ऑफ C-C बॉन्ड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, कि अगर आप कार्बन कार्बन बॉन्ड की होमोलिटिक फिजन करते हैं तो किस चीज की फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलती है। अगर मैं होमोलिटिक की बात करूं तो होमो का मतलब क्या होता है, सेम। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास A है और अगर आपके पास एक B मॉलिक्यूल है तो इसमें क्या होगा, या तो सारा का सारा A ले जाएगा या सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो B ले जाएगा। तो आपके पास क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मेशन होती है A रेडिकल या फिर B रेडिकल। तो होमोलिटिक फिजन में आप ये बोल सकते हो कि किस चीज की फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलती है, देन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द फ्री रेडिकल। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कि जब भी आप कार्बन कार्बन में होमोलिटिक फिजन करेंगे, होमो का मतलब क्या है, सेम, कि सेम साइड ही सारे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे, देन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द फ्री रेडिकल्स। क्लियर? तो चलो एक बार समझ लेते हैं कि होमोलिटिक फिजन क्या है। इट इज अ काइंड ऑफ फिजन इन विच ईच एटम इन द बॉन्ड has an electron which results in the formation of species called free radicals। and homolytic fission क्या है, आपका symmetrical in nature है and leads to the formation of atoms or groups of atoms that has unpaired electron, कि यहाँ पे क्या होते हैं, unpaired electron present होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए कि A और B था, तो यहाँ पे इस टाइप की बॉन्डिंग थी, तो एक इलेक्ट्रॉन को A ले गया, एक को B ले गया। सो दिस इज व्हाट फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। और क्लोरीन के केस में जब भी वो प्रेजेंट रिएक्शन जो होती है वो लाइट की प्रेजेंस में करी जाती है, तो वहां पे क्लोरीन फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलती है। और ऐसे ही अगर मैं हेट्रोलिटिक फिजन की बात करूं तो हेट्रोलिटिक में क्या होता है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो क्या होगा, जैसे बी क्या है, यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो आयंस को अपनी तरफ ज्यादा खींच लेगा। दैट मीन्स कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा।
और एक क्या है, वहां पे पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। सो यू कैन से दैट कि होमोलिटिक फिजन में फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन देखने को मिलती है, हेटेरोलिटिक फिजन में एनाइंस और केटाइंस की फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलती है। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो एनाइंस की फॉर्मेशन फास्ट करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द होमोलिटिक एंड द हेटेरोलिटिक फिजन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन का मतलब क्या है, जिसे आप कार्बोकेटाइन भी कहते हैं। ठीक है, कार्बोकेटाइन क्या होता है, जब किसी भी कार्बन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है, देन इट इज नॉन एज द कार्बोनियम आयन। अब उसने यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर के बारे में पूछा हुआ है कि कौन सा जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल देखने को मिलता है। अगर कार्बन के साथ तीनों जो है वो R ग्रुप लगे हुए हैं, मतलब कि CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, देन इट इज व्हाट, टर्शियरी। और अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और आपके पास सिर्फ 2 R ग्रुप्स है और एक हाइड्रोजन है, देन इट इज सेकेंडरी। और अगर कार्बन के साथ जो है सिर्फ एक ही R ग्रुप है और यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन और प्लस साइन है, देन इट इज व्हाट, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अब वो पूछ रहा है कि इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो जितने ज्यादा मिथाइल ग्रुप्स लगे होंगे उतना ही ज्यादा प्लस आई इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा और उतनी ही ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी आपके पास जो वो अक्कर होगी। दैट इज व्हाई टर्शियरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द राइट आंसर इज option A, that is the order of stability of carbonium ion या कार्बोकेटाइन is tertiary, secondary and primary। और अगर मैं ऐसे ही इसकी यहाँ पे इसकी डिस्कशन की बात करूं तो वो कहता है कि टर्शियरी कार्बोकेटाइन जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू द अदर वन। वो क्यों है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि टर्शियरी कार्बोकेटाइन्स में क्या होते हैं, 3 अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, जिसकी वजह से प्लस आई दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डोमिनेट करता है, उसकी वजह से वो ज्यादा स्टेबल होता है। और दूसरा इफेक्ट ये है कि यहाँ पे टर्शियरी कार्बोकेटाइन में जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ पे 9 स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं और सेकेंडरी के केस में जो है वो 6 स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा फॉर्म होते हैं। तो जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स होंगे, उतना ही ज्यादा कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल देखने को मिलेगा। दैट इज व्हाई टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल। अगर मैं बात करूं तो एक आपके पास होता है इलेक्ट्रोफाइल और एक आपके पास होता है न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीशीज है जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियोफाइल वो स्पीशीज है जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है एंड हैविंग द लोन पेयर्स। क्लियर। इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, इसलिए ये कहीं से जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, बट दैट डजंट मीन कि इनके ऊपर नेगेटिव साइन आएगा, बिकॉज इनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, वहां पे ये इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करवाते हैं एंड दीज आर व्हाट, पॉजिटिव एंड द न्यूट्रल स्पीशीज। दैट इज व्हाई इनके ऊपर क्या होता है, ये अपने कैरेक्टर को जो है वो छोड़ते नहीं है, इसलिए पॉजिटिव साइन ही यहाँ पे देखने को मिलता है। और दूसरी तरफ न्यूक्लियोफाइल्स क्या है, नेगेटिव साइन जो है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन लविंग इन नेचर है, इनके पास जो है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम करते हैं एंड सो दैट इज व्हाई कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से दे हैव द नेगेटिव साइन एंड आल्सो द न्यूट्रल स्पीशीज। तो अब वो पूछता है कि इनमें से कौन सा जो एग्जांपल है वो इलेक्ट्रोफाइल का एग्जांपल है। सो देखो, अगर अमोनिया की बात करूं ना तो सबसे पहले ध्यान यहाँ पे जाता है, इट हैज अ लोन पेयर एंड यू ऑल नो दैट कि अमोनिया जो है वो एक अच्छा खासा ल्यूइस बेस है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स की डोनेशन जो है वो सबसे अच्छे तरीके से करता है। सो ये तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, बिकॉज इट हैज अ नेगेटिव साइन, दिस इज ऑल्सो हैज अ नेगेटिव साइन, सो दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल्स के ऊपर जो है वो पॉजिटिव साइन देखने को मिलता है। So according to the question, the right answer is option B, that is CH3CH2 positive, that is ethyl ion is the best example for the electrophiles. चलो एक बार इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में अच्छे से डिफरेंस रीड कर लेते हैं। तो जैसे कि पहले ही कहा, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर बिकॉज दिस आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। न्यूक्लियोफाइल के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, सो दैट इज व्हाई सप्लाइज द इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, या तो पॉजिटिवली चार्ज होंगे या तो फिर न्यूट्रल स्पीशीज होंगे, और ये आइदर नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल स्पीशीज देखने को मिलेंगी। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, उनके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करते हैं, और न्यूक्लियोफाइल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर विच इज लूजली हेल्ड एंड कैन बी सप्लाइड इजीली, क्योंकि इनके पास इतने लोन पेयर्स होते हैं कि उनको आप
आराम से अगर एनर्जी प्रोवाइड करवाओगे तो वो अपनी डोनेशन जो है वो वहां पे कर देंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफाइल्स जो है वो अटैक करते हैं जहां पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, और न्यूक्लियोफाइल जो है वो हमेशा बैक अटैक करते हैं जहां पे लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं वो ल्यूइस एसिड की तरह काम करते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स जो है वो ल्यूइस बेस की तरह काम करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स जो है वो फॉर्म करते हैं एक्स्ट्रा बॉन्ड विद द न्यूक्लियोफाइल एंड और जो न्यूक्लियोफाइल है वो कोवेलेंसी बाय 1 यूनिट को जो है वो इंक्रीज करते हैं। सो जितने भी पॉजिटिवली चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई देंगे वो सारे के सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। और जितने भी नेगेटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज आपको दिखाई देंगे जैसे कि साइनाइड हो गया, OH नेगेटिव हो गया, वो क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल्स की कैटेगरी में उनको कैटेगराइज किया जाएगा। क्लियर? सो आई होप कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द न्यूक्लियोफाइल्स। अभी आपने न्यूक्लियोफाइल्स को डिटेल में स्टडी किया, अब वो पूछ रहा है कि इनमें से न्यूक्लियोफाइल्स के रिगार्डिंग सबसे करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो कौन सी है। अगर मैं ऑप्शन 1 की बात करूं देन इज दे हैव एन ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज। नो, न्यूक्लियोफाइल्स के पास पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है। दे हैव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यस। दे हैव एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अब एक तो नहीं हो सकता ना, बहुत सारे होते हैं। दे हैव एम्प्टी ऑर्बिटल्स, नहीं, वो इलेक्ट्रोफाइल्स के पास जो है वो एम्प्टी ऑर्बिटल्स देखने को मिलते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द राइट आंसर इज ऑप्शन बी कि जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं उनके पास lone pair of electrons present होते हैं। that is why nucleophiles are also known as the Lewis base because these are what electron rich species जो है इन्हें काउंट किया जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, Which of the following is a Lewis acid। और अभी जब आपने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस पढ़ा वहीं पे जो है वो एग्जांपल दी गई थी। तो बताओ इसमें से लुईस एसिड कौन है। लुईस एसिड का मतलब क्या है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता होगा, उसे हम लुईस एसिड कहते हैं। अब देखो इट हैज अ, दिस इज एसीटोन, ठीक है, CH3 नो दिस इज नॉट एसीटोन, दिस इज दिस इज इथॉक्सी आप इसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये तो लुईस एसिड नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ज्यादा देखने को मिलती है। सो दिस इज नॉट द आंसर। अमोनिया की अगर मैं बात करूं इट हैज द लोन पेयर, सो इट केम अंडर द कैटेगरी ऑफ लुईस बेस। अगर मीथेनॉल की बात करूं तो यहाँ पे OH ग्रुप एंड OH क्या होता है, OH आपको नेगेटिव साइन देता है, देन इट इज ऑल्सो नॉट अ लुईस एसिड। But aluminum trichloride is the best Lewis acid. So according to the question, right answer is option A, that is aluminum trichloride, AlCl3 is the best example for the Lewis acid. और अगर मैं एक डिफरेंस की बात करूं तो देखो लुईस एसिड क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए इन्हें लोन पेयर एक्सेप्टर्स की कैटेगरी में रखा जाता है। दीज आर द बेस्ट इलेक्ट्रोफाइल्स, मेटल केटाइंस एंड द प्रोटॉन जो है इसमें फॉर्मेशन देखने को मिलती है। इलेक्ट्रॉन पुअर पाई सिस्टम जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। और ऐसे ही लुईस बेस की बात करूं तो इसमें क्या होता है, दीज आर द लोन पेयर डोनर्स एंड दीज आर बेस्ट न्यूक्लियोफाइल्स। ब्रॉन्स्टेड बेसिस के केसेस, ब्रॉन्स्टेड बेसिस भी इन्हें कहा जाता है। जस्ट लाइक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में लिगेंड्स होते हैं उन्हें भी जो है वो लुईस बेस में कैटेगराइज किया जाता है। क्यों? बिकॉज जो लिगेंड्स होते हैं उनका काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स की डोनेशन करना मेटल आयन को, ताकि वहां पे वो स्टेबल कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन जो है वो हो सके। एंड दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच पाई सिस्टम की कैटेगरी में ये कैटेगराइज किए जाते हैं। सो आई होप कि आपको लुईस एसिड और लुईस बेस के बीच में डिफरेंस का पता चल गया होगा। लुईस एसिड का बेस्ट एग्जांपल है एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड और लुईस बेस का बेस्ट एग्जांपल है अमोनिया। तो यहां से भी क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द प्रेडिक्टेड शेप, बॉन्ड एंगल एंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मिथाइल कीटाइन। अब बताओ कि इसमें से जो है इसकी शेप और बॉन्ड एंगल जो है वो कौन सी देखने को मिलेगी। अगर मैं सिंपल बात करूं CH4 की, मीथेन की, तो यहाँ पे क्या होता है, आपको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन अब आपके पास क्या है, मिथाइल कार्बोकेटाइन है, मतलब वहां पे एक ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव साइन है, वहां से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रही है, लूज हो रहे हैं। सो इट इज व्हाट, देखो होगी तो ट्राइगोनल प्लेनर ही होगा भी एंगल 120 डिग्री, क्योंकि ट्राइगोनल प्लेनर में 109.5 डिग्री नहीं देखने को मिलता है, और ट्राइगोनल पिरामिडल शेप होगी नहीं, क्योंकि CH3 है, 3 हाइड्रोजन होंगे, पॉजिटिव साइन होगा, तो उसकी वजह से क्या है, यहाँ पे
आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो देखने को मिलेगी। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द राइट आंसर इज ऑप्शन ए कि ट्रायंगुलर प्लेनर उसकी शेप होती है, 120 डिग्री उसका बॉन्ड एंगल है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो वहां पे देखने को मिलेगी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। और अगर मैं यहाँ पे इसके उसकी स्ट्रक्चर की बात करूँ तो देखो C, this is H3 and this is what empty orbital and bond formed by the sp2 hybridization। अब होता क्या है कि मिथाइल कार्बोकेटाइन में सिर्फ एक वैलेंसी जो है वो फ्री रहती है, so the electrons taking part in the bond form are contained in 2s 2px 2py। यहाँ तक जो है तो जब आपकी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो 2s में भी होते हैं और जब आपके 2px 2py यहाँ पे आपको पूरी बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, यहाँ पे भी। बट जो 2pz वाला ऑर्बिटल है वो यहाँ पे क्या रहता है, खाली रहता है, जिस वजह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या बनती है, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो देखने को मिलती है। क्लियर है ये बात? सो रिमेंबर दिस थिंग कि CH3 पॉजिटिव में एक तो आपको ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री देखने को मिलेगी, बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री और हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोमेराइजेशन इज मोस्टली यूज्ड इन विच ऑफ द मेंशन्ड इंडस्ट्रीज। इसमें से आइसोमेराइजेशन जो है वो किसमें सबसे ज्यादा करी जाती है, फर्टिलाइजर्स, फार्मास्यूटिकल, सोप या फिर पेट्रोलियम। तो ध्यान से देखो सोप में तो आइसोमेराइजेशन का कोई काम नहीं है क्योंकि ये जो है वो सैपोनिफिकेशन से जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं, जिसमें आपका बाय प्रोडक्ट जो है वो ग्लिसरीन की फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलती है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज में ऑर्गेनिक सिंथेसिस जो है वो स्पेशली करी जाती है और फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें नॉर्मली जो है वो मिक्स करके जो है वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में जो है वो तैयार किया जाता है। अगर मैं आइसोमेराइजेशन की बात करूं, आइसोमेराइजेशन का मतलब क्या, आइसोमर्स क्या होते हैं जिसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं, आपका सिस्टम सेम रहता है लेकिन वहां पे प्रोडक्ट्स की जो फॉर्मेशन होती है वो डिफरेंट चीजों में करी जाती है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए कि आइसोमेराइजेशन जो है वो मोस्टली यूज करी जाती है पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, जिसमें वो कहता है कि आइसोमेराइजेशन इज द प्रोसेस इन विच लॉन्ग चेन are reacted and then branched with which improves the octane number of the fuel। Clear? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डाइंग इंडस्ट्री यूजेस which of the mentioned process। अब जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने ये चैप्टर्स जो हैं वो डिटेल में करवाए हैं कि जहां पे भी आपको डाई दिखेगी ना, डाई का मतलब क्या होता है, कलर्स फॉर्मेशन होना, जहाँ पे कलर्स फॉर्म किए जाते हैं, जैसे आप अपने फैब्रिक्स को जो है वो कलर करवाते हैं डिफरेंट, तो वो क्या होती है, डाइंग इंडस्ट्रीज में जो है वो प्रोसेस करी जाती है। तो वो पूछ रहा है कि डाइंग इंडस्ट्री में किस प्रोसेस के यूज द्वारा जो है वो कपड़ों को रंग चढ़ाया जाता है, दैट इज डायजोटाइजेशन एंड कपलिंग रिएक्शन, हाइड्रोक्सिलेशन, ऑलिगोमेराइजेशन या फिर पायरोलिसिस। अगर मैं हाइड्रोक्सिलेशन की बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को जो है वो कन्वर्ट किया जाता है कार्बन हाइड्रोक्साइड बॉन्ड में, दैट इज COH बॉन्ड में। ऑलिगोमेराइजेशन जो है वो प्रोटीन्स के केस में करी जाती है। पायरोलिसिस जो होती है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हीट किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ द हीट। अब आपके पास बचे डाईएजोटाइजेशन, देखो एजो है ना, एजो का मतलब क्या होता है, एजॉट गैस। एजॉट गैस इज व्हाट, दैट इज नाइट्रोजन गैस, दिस इज नॉट एज द इनर्ट गैस बिकॉज एजॉट का मतलब ही क्या होता है, विदाउट लाइफ। और ये क्या करता है, कलर्स जो है वो प्रोवाइड करवाता है, जहां पे अगर आपको याद होगा तो डाईएजोटाइजेशन में जो है वो ऑरेंज कलर की डाई जो है वो फॉर्म होती है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज डाईएजोटाइजेशन। और कपलिंग रिएक्शन जो है इसका यूज किया जाता है डाइंग इंडस्ट्रीज में। और ये क्वेश्चन, ये रिएक्शन जो है वो किस चैप्टर से है, एमीन्स वाले चैप्टर से जो है वो ये डायरेक्ट रिएक्शन उठाई गई है। देखो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आपको कोई वो पर्टिकुलर रिएक्शन ही पूछ रहा है, सिर्फ एक नेमिंग रिएक्शन के ऊपर जो उसकी एप्लीकेशन है उसके बेस पे ये क्वेश्चन जो है वो फॉर्म हुआ है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा पहले इसको स्टडी कर लो कि हाइड्रोक्सिलेशन क्या होती है। एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को कन्वर्ट किया जाता है कार्बन हाइड्रोक्साइल बॉन्ड में। और ये क्या है, मोस्ट ऑफ द कैटलिस्ट दैट मेडिटेट्स द हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शंस आर मेटल आयन। और इसमें जो कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं वो क्या होते हैं, मेटल आयन्स होते हैं। और अगर मैं ऑलिगोमेराइजेशन की बात करूं तो ये प्रोटीन्स के केस में होते हैं जहां पे इंटरेक्शन होती है मोर देन द पॉलीपेप्टाइड चेन्स। और ये क्या होते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन जो है वो करते हैं। और अगर पायरोलिसिस की बात करूं तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल को
हीट किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस वन इज इजी, जिसमें वो कहता है टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम एंटरिंग प्लस एडिशन ड्यूरिंग प्रोसेस must equal to the total energy of the system leaving is which law of thermodynamics? As you all know that कि thermodynamics में mainly जो है वो 3 लॉ देखने को मिलते हैं और एक जो होता है another भी होता है, that is 0th law of thermodynamics. So according to the question, इसका मतलब क्या है? That energy can neither be created nor be destroyed by any reaction. So this is according to the which law? फर्स्ट लॉ, क्योंकि सेकेंड लॉ जो है वो एंट्रोपी के साथ डील करता है और थर्ड लॉ जो है वो टेम्परेचर, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के टेम्परेचर के साथ डील करता है। फर्स्ट लॉ ऐसा था जिसने हमें एनर्जी से रिलेटेड जो है वो हमें डेफिनेशन दी थी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट कि जो भी सिस्टम में एंटरिंग और लूजिंग का सिस्टम होता है वो इक्वल रहता है, और ये हमें किसके अकॉर्डिंग पता चला था? दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग हमें इसका पता चला था। क्लियर? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। और अगर मैं पूरे इसमें जितने भी लॉज हैं थर्मोडायनेमिक्स में उसकी बात करूं तो देखो सबसे पहले आता है आपका 0th लॉ, जिसमें वो कहता है कि अगर आपके पास 3 सिस्टम है और इनमें से 2 सिस्टम जो है वो आपस में इक्विलिब्रियम में है, तो बाकी के 2 भी आपस में क्या हो जाते हैं? आपस में इक्विलिब्रियम में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर? इफ 2 बॉडीज ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड बॉडी सी, देन बॉडी ए एंड बी आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। कि आपस में क्या होते हैं? अगर 2 आपस में इक्विलिब्रियम में है तो तीसरे के साथ भी वो क्या होंगे? इक्विलिब्रियम में होंगे। और फर्स्ट लॉ क्या कहता है? डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू, दैट इज द नेट चेंज इन टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू द हीट एडेड टू द सिस्टम माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम। तो इसमें जो है वो हमें एनर्जी से रिलेटेड चीजों का पता चला था। और सेकेंड लॉ में था डेल्टा एस इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाय टी, जिसमें वो क्या है? एंट्रोपी के साथ डील करता है। एंट्रोपी का मतलब क्या होता है? डिसऑर्डरनेस, कि कितना जो है वो डिसऑर्डरनेस फैला हुआ है। सो इन ऑल द स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीजेस। और इसके ऊपर ना ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका हुआ है जिसमें उन्होंने ये पूछा था कि अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो एंट्रोपी होती है यूनिवर्स की, ऑप्शन थे इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, जीरो होती है, नन ऑफ दीज होती है। सो रिमेंबर दिस थिंग कि एंट्रोपी जो है यूनिवर्स की लगातार जो है वो क्या होती रहती है? इंक्रीज होती रहती है। और अगर ऐसे ही मैं थर्ड लॉ की बात करूं तो वो कहता है the value of entropy of a completely pure crystalline substance is zero at absolute temperature। कि जब आप एक प्रॉपर क्रिस्टल फॉर्म में स्ट्रक्चर लेते हो या प्रॉपर एक आइडियल स्ट्रक्चर लेते हो जिसमें कोई भी डिसऑर्डरनेस नहीं है, तो वहां पे कब ऐसा होता है कि जब एंट्रोपी 0 हो जाती है, जब आपका टेम्परेचर क्या होता है? 0 केल्विन होता है, जिसे आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हो, -273.15 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, देन इट इज -273.15 डिग्री सेल्सियस। अगर यहाँ पे 0.15 की जगह 0.16 हो जाए ना तो साइन चेंज हो जाता है, फिर वहां पे पॉजिटिव साइन जो है वो देखने को मिलता है। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इजी डायरेक्ट केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से जो है वो ये क्वेश्चन लिया गया है। कॉमनली यूज्ड एंटीसेप्टिक डिटॉल इज द मिक्सचर ऑफ। वो पूछ रहा है कि इसमें से डिटॉल जो है वो किसका मिक्सचर है। अब आपके पास ऑप्शन है ऑर्थोक्लोरो फिनॉक्सिलॉन टर्पिनॉल, या ऑर्थोक्रिसोल एंड टर्पिनॉल, फिनोल एंड टर्पिनॉल, या फिर क्लोरोक्सिनोल एंड टर्पिनॉल। देखो अब डिटॉल में जो है वो टर्पिनॉल तो पाया जाता है। अगर मैं एंटीसेप्टिक की बात करूं तो एक होता है एंटीसेप्टिक, एक होता है डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक को हम लिविंग टिश्यूज के ऊपर अप्लाई करते हैं ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको किल किया जा सके। सो रिमेंबर दिस थिंग कि एंटीसेप्टिक्स को जो है वो लिविंग टिश्यूज के ऊपर जो है वो अप्लाई किया जाता है। और अगर में एक होते हैं डिसइंफेक्टेंट, तो डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं? जिन्हें हम नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर जो है वो प्रोवाइड अप्लाई करते हैं। इनको जो है वो लिविंग टिश्यूज के ऊपर जो है वो अप्लाई नहीं किया जा सकता, जैसे आपके हो जाते हैं फिनाइल वगैरह। जैसे हम कभी कभी डिटॉल का यूज भी करते हैं वैसे, लेकिन जो डिटॉल एंटीसेप्टिक एज ए एंटीसेप्टिक यूज किया जाता है उसमें जो है किसका कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है? दैट इज क्लोरोजिनोल एंड द टर्पिनियोल का कॉम्बिनेशन जो है वो वहां पे देखने को मिलता है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन बनता है। सो रिमेंबर दिस थिंग कि डिटॉल में कि कौन सा इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होता है। चाहे डिटॉल की बॉटल देखना, उसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स में भी लिखा होता है दैट इज क्लोरोजिनोल
एंड टर्पिनियोल की फॉर्मेशन जो है वो वहां पे देखने को मिलती है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी एंड दीज आर द स्ट्रक्चर फॉर द क्लोरोक्सिनॉल एंड द टर्पिनियोल. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज. अब उन्होंने यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो है वो पेपर में देखने को मिलते हैं. जीरो ऑर्डर रिएक्शन के यूनिट्स जो है वो आपके पास यहाँ पे क्या होंगे. अगर आपको एक जर्नल फॉर्मूला याद हो देन इट इज मोल 1 माइनस एन लीटर n-1 एंड सेकेंड इनवर्स जो है वो मेन एक जर्नल जो है वो रेट कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला यूज किया जाता है. अब जीरो ऑर्डर का पूछा हुआ है तो n की जगह 0 पुट कर दो तो क्या बन जाएगा, मोल 1 माइनस 0 1 रह गया. यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 माइनस 1 एंड सेकेंड इनवर्स. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज मोल लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स. ऐसे ही अगर आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालते हो तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा. यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस 1 0 और आपके पास अकेला क्या रह जाएगा, सेकेंड इनवर्स जो है वो देखने को मिलेगा. सो यहाँ से क्या है, अगर आपको जनरल फॉर्मूला याद है तो आप किसी भी ऑर्डर का रेट कांस्टेंट जो है वो आसानी से निकाल सकते हो. क्लियर? सो ऐसे क्या था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के जो रेट कांस्टेंट था वो कितना था, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स जो है वो देखने को मिलता है. क्लियर? सो दिस इज द रेट कांस्टेंट. यहाँ से जो है इस तरीके से हमने जो है वो जनरल फॉर्मूला ड्राइव किया. जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है सेकेंड इनवर्स और सेकेंड ऑर्डर के लिए होता है मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स जो यूनिट्स हैं वो देखने को मिलते हैं. क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बीन्स आर कुक्ड इन प्रेशर कुकर बिकॉज. देखो ये क्वेश्चन ना वैसे भी बहुत सारे पेपर में आ चुका हुआ है कि प्रेशर कुकर में जो खाना बनाया जाता है उसमें होता क्या है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग प्रेशर, या एक्स्ट्रा प्रेशर ऑफ प्रेशर कुकर सॉफ्टन्स द बीन्स, या फिर इंटरनल एनर्जी इज नॉट लॉस्ट व्हाइल कुकिंग इन प्रेशर कुकर. So the right answer is option A कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है जैसे जैसे आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो. एंड मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा क्योंकि बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है. सो रिमेंबर दिस थिंग कि जब भी आप प्रेशर कुकर में खाना बनाते हो तो वहां पे क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है. प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, वो बॉयल जल्दी जल्दी हो जाते हैं और खाना जो है वो जल्दी बन जाता है. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग प्रेशर. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल इन, कि इसमें से बॉयल्स लॉ है वो किस प्रोसेस में देखा जाता है. अगर मैं आइसोबारिक की बात करूं तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट बार किसके यूनिट होते हैं, प्रेशर के. तो कांस्टेंट प्रेशर में ये जो है वो देखने को मिलता है. आइसोकोरिक क्या होता है, यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम देखने को मिलेगा. आइसोथर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर यहाँ पे देखने को मिलेगा. एंड एडियाबैटिक जहाँ पे Q इज इक्वल्स टू 0 होगा, ना तो हीट अंदर जाएगी ना तो हीट बाहर जाएगी, दैट इज नॉन एज द एडियाबैटिक प्रोसेस. अब वो पूछ रहा है कि बॉयल्स लॉ इसमें से किस में एप्लीकेबल होता है. सो हमें पता है बॉयल्स लॉ इज व्हाट, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम at constant temperature, it is known as the Boyle's law. So जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है उसे हम क्या कहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं. So Boyle's law is applicable in option C, that is isothermal process. I hope it is clear to you. अगर मैं एक नॉर्मल Boyle's law की बात करूं तो Boyle's law क्या होता है, जब प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, then it is known as the Boyle's law. और यहाँ पे क्या होता है, अगर आप किसी सिस्टम को पुलिंग अप करते हो तो वहां पे वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, प्रेशर डिक्रीज, क्योंकि जब आप किसी चीज को ऊपर खींचोगे तो ऑब्वियसली बात है पिस्टन को ऊपर खींचा तो वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. और ऐसे ही जब आप उसको कंप्रेस कर दोगे तो वहां पे वॉल्यूम कम हो जाएगा और प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा. और अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो यहाँ पे जो है आपको स्लो ये कर्व जो है वो देखने को मिलती है. एंड दिस कर्व इज नोन एज द आइसोथर्मल कर्व. ये इन द केस ऑफ जो है वो बॉयल्स लॉ के केस में देखने को मिलता है. ऐसे अगर मैं चार्ल्स लॉ की बात करूं तो चार्ल्स लॉ में क्या होता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे ये चीज एग्जिस्ट करती है. तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि आइसोबारिक प्रोसेस जो है वो देखने को मिलती है. और गे-लुसैक लॉ में क्या होता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, जिसमें आपको जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर चीजें देखने को मिलती है. सो यू कैन से दैट कि गे-लुसैक लॉ जो है वो आइसोकोरिक प्रोसेस के साथ जो है वो डील करता है.
क्लियर। एंड आइसोबारिक, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पे बार का मतलब क्या है, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो है वो चीजें अप्लाई करी जाएंगी। आइसोकोरिक का मतलब क्या है कि वॉल्यूम वहां पे कांस्टेंट रहेगा। आइसोथर्मल का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। और एडियाबैटिक का मतलब है ना तो हीट अंदर जाएगी ना तो हीट बाहर जाएगी। सो दीज all processes are of the thermodynamic processes. So I hope that it is clear to you. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Air at sea level is dense. This is the practical application of which of the following law? And this is very easy. जहां पे मैंने ये पूरे डिटेल में चैप्टर्स करवाए हुए हैं पेड कोर्सेज में, वहां पे मैंने हर एक चीज जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन की है कि सी लेवल पे हवा जो होती है वो डेंस होती है। ये हमें किस लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो पता चला था। तो देखो, समुद्र के किनारे जब आप प्रॉक्सिमल लेयर में जाते हो तो वहां पे क्या हो जाता है, प्रेशर ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो हवा है वहां पे क्या हो जाती है, उसका घनत्व जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ। सो दैट इज व्हाई कि सी लेवल पे जितनी भी हवा आपको डेंस देखने को मिलती है, दिस इज अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्लियर। अगर मैं इसके एक्सप्लेनेशन की बात करूं तो वो कहता है कि सी लेवल पे क्या होता है, बिकॉज ऑफ द कंप्रेशन ऑफ एयर अबव द प्रॉक्सिमल लेयर ऑफ एयर, प्रेशर क्या होता है वहां पे इंक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम कम हो जाता है, जिसकी वजह से डेंसिटी इंक्रीज होती है। एंड इट इज अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ, बिकॉज डेंसिटी इज व्हाट, मास पर यूनिट वॉल्यूम। और अगर आपका वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो आपकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और ये और साथ ही किसके साथ डील करेगा, बॉयल्स लॉ के साथ जो है वो डील करेगा। क्लियर। ऐसे ही अगर मैं और एप्लीकेशंस की बात करूं बॉयल्स लॉ की, जहां से जो है वो क्वेश्चन आ सकता है, तो जितने भी आपके स्प्रे पेंट है वहां पे भी क्या होता है, बॉयल्स लॉ अप्लाई किया जाता है। ह्यूमन ब्रीदिंग में हो गया, वर्किंग ऑफ स्ट्रिंज, स्कूबा डाइविंग, यहां से क्वेश्चन आ सकता है स्कूबा डाइविंग से कि यहाँ पे किस लॉ का यूज किया जाता है। बाईसाइकिल पंप, टायर्स में हवा भरते हैं तो वहां पे भी बॉयल्स लॉ। स्टोरेज ऑफ गैस, पता ही है कि जब आप प्रेशर को ज्यादा अप्लाई करोगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर जो है वो ज्यादा, वहां पे गैस जो है उसकी ज्यादा स्टोरेज जो है वो देखने को मिल सकती है। सो रिमेंबर दीज पॉइंट्स, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ सकता है, जिसमें से अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करूं, देन स्टोरेज ऑफ गैस, पंपिंग ऑफ बाईसाइकिल एंड स्कूबा डाइविंग से क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलता है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि स्कूबा डाइविंग में जो हम ये ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, इसमें जो है कौन कौन सी गैस फिल होती है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन प्लस हीलियम का मिक्सचर जो है वो देखने को मिलता है। एंड दिस मिक्सिंग ऑफ गैस इज डिपेंड्स अपॉन द हेनरीज लॉ। ये जो है वो हेनरीज लॉ के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है। हेनरीज लॉ क्या कहता है, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, कि जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे गैस उतनी ही ज्यादा जो है वो डिसॉल्व होती हुई दिखाई देगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ द गैस द कांस्टेंट बी इज अ मेजर ऑफ। अब वैन डर वाल इक्वेशन के बारे में सभी ने पढ़ रखा है और मैंने ये बहुत बार बताया हुआ है कि वैन डर वाल इक्वेशन से जब भी क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें दो कांस्टेंट आते हैं, एक होता है कांस्टेंट ए, एक होता है कांस्टेंट बी। और हमेशा मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन देखने को मिला है वो इसके कांस्टेंट की एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो क्वेश्चन देखने को मिला है। जैसे इसमें यहाँ पे पूछा गया है जी कांस्टेंट बी जो है वो किसकी मेजरमेंट का काम करता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज वॉल्यूम ऑक्युपाइड द मॉलिक्यूल्स इज डिनोटेड बाय द कांस्टेंट बी। तो इस चीज को जो है वो याद रखना है। अगर मैं यहाँ पे वॉन डर वाल इक्वेशन की बात करती हूँ, देन इट इज व्हाट, P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन वी, दैट इज इक्वल्स टू NRT। जहां पे B का मतलब क्या है, जहां पे वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर यूज किया जाता है, एंड A का मतलब क्या है, वैन डर वाल कांस्टेंट दैट मेजर्स द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। और यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलता है। सो दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो B का याद रखना कि जहां पे वॉल्यूम करेक्शन के बारे में बात की जाएगी, देन इट इज डिनोटेड बाय द कांस्टेंट B। और जहां पे अट्रैक्टिव फोर्सेस से रिलेटेड बात करी जाएगी, देन इट इज डिनोटेड बाय द कांस्टेंट A इन वैन डर वाल इक्वेशन। वैन डर वाल इक्वेशन को भी अच्छे से देख लेना, क्योंकि हो सकता है उन्होंने 4 ऑप्शन में वैन डर वाल इक्वेशन को आगे पीछे करके लिखा हो और पूछा होगा कि बताओ इसका करेक्ट फॉर्मूला क्या है वैन डर वाल इक्वेशन का। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एग्जिबिट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें से वो कौन सा मॉलिक्यूल है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को जो है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, व्हेन हाइड्रोजन मेक्स द बॉन्ड विद मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, देन देयर इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन।
तो यहाँ पे देखो कार्बन के साथ भी इतनी बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलेगी, सेलेनियम के साथ भी इतनी बॉन्डिंग नहीं होती है। अब यहाँ पे है नाइट्रोजन और यहाँ पे है सल्फर, तो सबसे ज्यादा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो किस केस में देखने को मिलेगी, नाइट्रोजन के केस में देखने को मिलेगी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज N2H4 हैज द हाईएस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमंग ऑल दीज कंपाउंड्स। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आई होप कि आपको इस सेशन में जितने भी क्वेश्चंस करवाए गए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही जो है वो हम आगे भी हर सेशन में जो है वो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस जो है वो करेंगे, एंड आई विल ट्राई कि मैं हर सेक्शन से जो है हर चैप्टर से जो है वो डिफरेंट क्वेश्चंस लेके आऊं, ताकि आपकी जो है वो प्रैक्टिस भी होती रहे। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। तो यहाँ से जो है वो आपको काफी हेल्प हो सकती है आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच।